हम लोग यहाँ पे प्रत्यास्थ का जो कल क्वेश्चन किए थे अभी ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ का एक क्वेश्चन हुआ था। आज हम लोग ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन जो है और चैप्टर नंबर अगर हम लोग देखें प्रत्यास्थ डोरी का तो उसका टोटल 6 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन हो चुका है, 6 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। और क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक लंबाई एल की एक हल्की प्रत्यास्थ डोरी है ना, प्राकृतिक लंबाई एल की मतलब एक डोरी है जिसकी एक्चुअल लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है, और डोरी कैसी है, प्रत्यास्थ है ना। उसको क्या किए, एक सिरे पे लटका दिया जाता है ना, ठीक है, और इसके दूसरे सिरे पर एम द्रव्यमान के कण उत्तरोत्तरतः बांधे जाते हैं। मतलब देखो पहले उत्तरोत्तर बांधे जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, जैसे देखो ए बिंदु ए इसका फ्री पॉइंट है ना, यहाँ से आप लटकाए हो और ये तो इसका फ्री पॉइंट होगा ए। अब हम लोग ए में क्या किए, एम द्रव्यमान का एक कण लगाए, तो जिससे कण जो आपका डोरी है खींच के कहाँ पर आ जाएगा, बी पर, बी पर आ गया। अब बी पर क्या करोगे, अगेन एम द्रव्यमान का एक कण लगाओगे तो डोरी क्या होगी, और खींचेगी। तो यही इसी का मतलब होता है उत्तरोत्तरतः, मतलब एक जगह द्रव्यमान लगाए, फिर डोरी खींची, फिर वहां पे फिर अगेन द्रव्यमान लगा दिए, सेम द्रव्यमान, तो और खींचेगी ना। तो यही क्वेश्चन में दिया है कि एम द्रव्यमान के कण उत्तरोत्तरतः बांधे जाते हैं यदि इन दो भारों के संगत, ये जो भार लगाए हो एम एम द्रव्यमान का दो भारों के संगत आवर्तकाल क्या है, T1 और T2 है। मतलब क्या है, जब भार यहाँ पे m लगाए हो ओनली सिंगल भार, तो इसके कारण जो आवर्तकाल हो रहा है क्या हो रहा है, T1 हो रहा है। और सेकेंड बार जब पॉइंट बी पर भी भार लगा देते हो तो यहाँ पे जो आवर्तकाल क्या हो रहा है, T2 हो रहा है। और क्वेश्चन में ऐसा है तथा स्थैतिक विस्तार, जो विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें एक्सटेंशन हो रहा है, कितने का हो रहा है, C1 और C2 का, ठीक है, कितने का हो रहा है यहाँ पे, C1 और C2 का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तब हम लोग को यहाँ पे क्या बताना है कि सिद्ध कीजिए कि जी T1 स्क्वायर फिट माइनस T2 स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर C1 माइनस C2। तो देखो हम लोग एक डोरी लेके चले OA जिसकी प्रत्यास्थ, जिसकी एक्चुअल लंबाई क्या है, यहाँ पे L है, एक्चुअल लंबाई क्या है, L है ना। अब देखो हम लोग क्या किए, इसमें एम द्रव्यमान का एक कण अज्यूम किए हैं जिससे कहाँ पर आ जाता है, हम लोग का डोरी खींच के कहाँ पर पहुंच जाता है, बी में। अब हम लोग बी में देखो एक और कण यहाँ पे एम द्रव्यमान का अज्यूम किए हैं जिससे कण देखो अब डोरी और खींच के कहाँ पर आ जाएगा, ओ डेश पर, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, बी से किसी टाइम टी पर कण कहाँ पर है, बिंदु पी पर, और इस टाइम यहाँ पे विस्थापन कितने का हो रहा है, एक्स का। और जानते हो कि अगर एम द्रव्यमान दिया है तो इसके कारण भार जो होगा कितना बनेगा, mg। ओके, और एल क्या है, प्राकृतिक लंबाई। यहाँ पर जो इसका तनाव T0 हो रहा है और इस कंडीशन पे इसका तनाव जब दो बार अटका दे रहे हो तो यहाँ पे तनाव कितना है, कैपिटल T। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन। यस। ओके, तो देखो हम लोग क्या किए, सबसे पहले माना कि O क्या है, एक स्थिर बिंदु है ना। हम लोग क्या मान लिए कि O जो है पॉइंट O एक स्थिर बिंदु है। मान लो डोरी OA की प्राकृतिक लंबाई, जो डोरी OA है ना उसकी जो एक्चुअल लंबाई है, प्राकृतिक लंबाई स्मॉल l है। तब डोरी में विस्तार, डोरी में विस्तार कितने का हो रहा है, AB, और AB को हम लोग क्या एज्यूम किए यहाँ पे C, ठीक है। जब एम द्रव्यमान का यहाँ पे कण लगाओगे तो इसमें एक्सटेंशन होगा, और कितने का एक्सटेंशन हम लोग एज्यूम किए हैं, C, ठीक है। अभी क्वेश्चन में मत जाना, हम लोग डायग्राम के बेसिस पे यहाँ पे C एज्यूम किए ना। तथा डोरी OA में तनाव, डोरी OA में तनाव को हम लोग किससे इंडिकेट करें, T0 से, T0। और पढ़े हो डोरी में तनाव, तनाव निकालने का हुक का फॉर्मूला होता है और क्या बताता है, तनाव इज इक्वल टू लैम्डा इनटू विस्तार अपॉन में प्रारंभिक लंबाई, दैट मीन्स क्या होगा, प्राकृतिक लंबाई ना। तो देखो लैम्डा यहाँ पे लिखे, तनाव T0 इक्वल टू, ये वाला तनाव ना, T0 इक्वल टू लैम्डा इंटू विस्तार, विस्तार कितने का हुआ, C का हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, C अपॉन में प्रारंभिक लंबाई या प्राकृतिक लंबाई, और प्राकृतिक लंबाई क्या है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट रुक जाओ ना, ये प्राकृतिक लंबाई एक्चुअली A नहीं है, L है ना। इस क्वेश्चन में L क्वेश्चन में ही दिया है तो यहाँ पे आप A नहीं एज्यूम करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L। ओके, अब देखो अब क्या कि यहाँ पर कि साम्यावस्था में, मैं कल बताया था साम्यावस्था में जो तनाव T0 होता है वो किसको बैलेंस करता है, भार mg को। तो T0 किसके इक्वल हो जाएगा, mg के ना। तो देखो अब यहाँ से T0 की वैल्यू आपकी इतनी है और यहाँ से T0 की वैल्यू mg है, मतलब ये दोनों का राइट भी क्या होगा, इक्वल होगा ना। दैट मीन्स क्या होगा, लैम्डा C अपॉन में L इज इक्वल टू mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम लोग क्या किए, जब कण को बिंदु बी से, अब देखो बी से हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ तक विस्थापित कर रहे हैं, बी डैश तक, ओ डैश तक, बी से ओ डैश तक अल्प विस्थापित किया जाता है। तथा किसी समय टी पर कण कहाँ पर होता है, पी पर। किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम पे देखो जब खींचोगे तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे कण कहाँ होगा, किसी न किसी बिंदु पर होगा। इस बिंदु को हम लोग क्या मान लिए, पी। और बिंदु पी से बी से
बी से पी तक की दूरी को, जहां पे कण पहुंचा है उसकी दूरी को हमने क्या एज्यूम किए, एक्स। तो पी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। तब डोरी में तनाव, तो इस कंडीशन पे देखो तनाव क्या अप्लाई हो रहा है आपका, कैपिटल टी ना। तो तनाव, तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, टी, इसको हम लोग कैपिटल टी बोल सकते हैं ना। डोरी में तनाव कैपिटल टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इनटू विस्तार अपॉन में क्या होगा, प्राकृतिक लंबाई। अब कितने का विस्तार हुआ, यहाँ पे विस्तार हम लोग सी एज्यूम किए थे और यहाँ पे विस्तार कितना एज्यूम किए, एच। तो टोटल विस्तार कितना होगा, सी प्लस एक्स ना, अपॉन में क्या होगा यहाँ पे प्रारंभिक, दैट मीन्स प्राकृतिक लंबाई, प्राकृतिक लंबाई क्या है, एल। ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ जो हम लोग तनाव जो निकाले हैं, तनाव को फाइंड आउट किए, किस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट किए हैं, बताओ। OAD। तनाव किस, कौन से फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट किए हैं, देखो कल से ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ और सेम टाइप का क्वेश्चन आया और अभी भी रिपीट किया हूँ। अभी बताऊँ कि हुक लॉ का हम लोग यूज करते हैं और हुक लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है तनाव टी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू विस्तार अपॉन में क्या होता है, प्राकृतिक लंबाई। तो विस्तार कितने का हो रहा है, यहाँ पे सी प्लस एक्स का विस्तार हो रहा है, अपॉन में प्रारंभिक लंबाई या प्राकृतिक लंबाई एल है। अब इसके लिए इतना करोगे तो फिर कहाँ से होगा बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डोरी में तनाव कैपिटल टी इज इक्वल टू लैम्डा सी प्लस एक्स अपॉन में एल। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, तनाव टी जीरो की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2 मिला जिसमें आप वैल्यू निकाले हो लैम्डा सी अपॉन में एल इक्वल टू एम जी। और इक्वेशन नंबर थर्ड निकाले हो जो कि तनाव टी को इंडिकेट करे, और तनाव टी इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा सी प्लस एक्स अपॉन में एल। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। डन। ओके, हाँ। तो देखो अब क्या करोगे यहाँ पर, एक मिनट में, हाँ यहाँ तक का हो गया था ना स्क्रीनशॉट। ओके। अब देखो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इसके गति का समीकरण ना। देखो यहाँ पे तो आपको मिल गया इतना, तो हम लोग का जो यहाँ पे गति का जो समीकरण बनेगा, अतः गति का समीकरण, और गति का समीकरण जो यहाँ पे बनेगा, m एंड दिस इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस क्या होगा टी। जब भार दिया हो तो यहाँ पे गति का फॉर्मूला क्या होता है, गति का जो समीकरण होता है क्या बनता है, एम डी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी माइनस टी, जहाँ एक्स क्या है, विस्थापन है, एम द्रव्यमान है, टी समय है, और यहाँ पे एम जी क्या है, भार है, और कैपिटल टी क्या है, जिस तनाव के कारण भार लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तनाव मतलब भार के कारण जो तनाव लग रहा है, और भार के कारण तनाव क्या लग रहा है, यहाँ पे टी लग रहा है ना, कैपिटल टी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। दिस इज एम एंड डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। अब देखो यहाँ पे कैपिटल टी की वैल्यू आप निकाले हो, कैपिटल टी की वैल्यू आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट किए हो बताओ, लैम्डा सी प्लस एक्स अपॉन में एल। कहाँ से, इक्वेशन नंबर थर्ड से। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं कैपिटल टी की, लैम्डा, एंड दिस इज
c प्लस एक्स अपॉन में क्या है l, कहाँ से यूज किए हैं, समीकरण नंबर 3 से मान रखने पर। ओके, समीकरण नंबर 3 से हम लोग क्या किए, यहाँ पे मान रखे हैं। जब समीकरण नंबर 3 से यहाँ पे आप मान रखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस इज m एंड डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस लैम्डा एंड दिस इज सी अपॉन में एल हो जाएगा ना, माइनस जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लैम्डा एक्स अपॉन में एल। यहाँ तक किसी को डाउट है, बस ब्रेक किए यहाँ पर, देखो किसी को डाउट है, ओके तो m एंड दिस इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस लेमडा सी अपॉन में एल। तो देखो यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से अगर आप निकालोगे लेमडा सी अपॉन में एल, तो लेमडा सी अपॉन में एल की वैल्यू क्या पता है आपको, हाँ तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दिए, एम जी माइनस क्या होगा यहाँ पे लेमडा एक्स अपॉन में एल, जैसा था वैसे रहने दो। कहाँ से हम लोग वैल्यू यूज किए बताओ, समीकरण नंबर 2 से, वो लिख लेना समीकरण नंबर 2 से मान रखने पर अपने ध्यान रखने के लिए, और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या होगा, एम जी और एम जी क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से कैंसिल होगा। जब एम जी और एम जी कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एम एंड दिस इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन में एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके नाउ दिस इज m डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। अब देखो यहाँ पे लैम्डा अपॉन में l है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूं, ध्यान देना, यहाँ से आप लैम्डा अपॉन में l की वैल्यू निकाल सकते हो, और लैम्डा अपॉन में l की वैल्यू क्या होगी बताओ, mg, और लैम्डा अपॉन में l की वैल्यू mg बाई सी, mg बाई सी हो जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ पहले, समीकरण नंबर कौन सा था बताओ, सेकंड, हाँ 2 से लैम्डा अपॉन में, सॉरी एल इज इक्वल टू एम जी बाई सी है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखे इसके जगह में एम जी बाई सी, और यहाँ पे एक्स जैसा था वैसा रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन एम एम दोनों तरफ से कैंसिल कर दो। जब m को आप लेफ्ट और राइट से कैंसिल करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन में सी, जी अपॉन में सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और एक किसको इंडिकेट कर रहा है बताओ, सरल आवर्त गति के समीकरण को पढ़े थे ना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स होता है। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, जी माइनस जी बाई एक्स, माइनस जी अपॉन में एक्स होगी ना, जी बाई सी होगी ना आरती। यस जी बाई सी। गति का समीकरण क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, ये होता है ना, यस का समीकरण है ना। जब यहाँ पे सरल आवर्त गति का समीकरण है तो इसके अकॉर्डिंग आप म्यू की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, यहाँ म्यू इज इक्वल टू जी अपॉन में सी। अब म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे जी अपॉन में सी, तो दोलन काल क्या मिलेगा आपको बताओ, दोलन काल इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में रूट ऑफ मी, रूट ऑफ यू म्यू ना, 2 पाई मी, रूट ऑफ म्यू हो जाएगा। देन क्या होगा यहाँ पे 2 पाई
रूट ऑफ म्यू, और रूट ऑफ म्यू अपॉन में क्या होगा, जी अपॉन में सी ना। तो देन क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर रूट सी अपॉन में क्या हो जाएगा, जी। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 4 ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में देखो हम लोग यहाँ पे विस्तार को कितना लेके चल रहे बताओ, C plus X. सी लेके चल रहे हैं अपने अकॉर्डिंग ना Yes. विस्तार। लेकिन क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि आवर्तकाल T1 और T2 के लिए विस्तार क्रमशः क्या है, C1 और C2। मतलब जब आवर्तकाल T1 है तो यहाँ पे विस्तार कितने का हो रहा है, C1 का हो रहा है, और आवर्तकाल T2 है तो विस्तार कितने का हो रहा है, C2 का. C2 का। तो देखो अब हम लोग एक्चुअल फॉर्मूला यहाँ पे आवर्तकाल, दोलनकाल दैट मीन्स आवर्तकाल ही है ना। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या मिला बताओ, 2 पाई C अपॉन में क्या है, जी G. ना। तो अब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन में आते हैं। प्रश्नानुसार और क्वेश्चन में क्या दिया है, जब C बराबर क्या है, C1, मतलब यहाँ पे क्या है बताओ, C बराबर C1 मतलब विस्तार C1 का हो रहा है, तब दोलनकाल कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कितना है, T1 है ना। Yes. C1 के लिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही दिया है ना, जब T1 दोलनकाल हो रहा है तो विस्तार कितने का हो रहा है, C1 का हो रहा है। सिमिलरली जब C बराबर C2 है मतलब विस्तार यहाँ पे C2 का हो रहा है, तब दोलनकाल क्या हो रहा है, T2. काल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, T2। क्लियर है यहाँ तक? Yes. तो देन अब किस में जाओगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 4 से ना, सॉरी समीकरण नंबर 4 से, ये दोलनकाल है ना, दोलनकाल को हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे T1 से, पहले के लिए विस्तार C1 के लिए ना। और यहाँ पे क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ C1 अपॉन में जी, तथा T2 क्या मिलेगा, 2 पाई स्क्वायर रूट में C2 अपॉन में जी। देखो यहाँ तक कोई डाउट है, Yes. ठीक है जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो ना। हो गया, ओके ना। अब क्या करोगे, यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें आ जाओ। प्रूफ आपको क्या करना है बताओ, T1 स्क्वायर, देखो जी ब्रैकेट में T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर C1 माइनस C2। मतलब T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर रिलेशन में है, तो मैं डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर की। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो हम लोग क्या किए यहाँ पे, देन या फिर और कुछ कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं हम लोग ना, जब T1 है तो T1 स्क्वायर यहीं पे निकाल लो, क्योंकि पता है कुछ आपको जो प्रूफ करना है वहां पे T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर लाना है। तो T1 स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 4 पाई स्क्वायर एंड C1 अपॉन में क्या मिलेगा, जी, तथा T2 स्क्वायर, और T2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई स्क्वायर C2 अपॉन में क्या हो जाएगी, जी। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो अगर आप जी को यहाँ पे लेफ्ट साइड लाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, जी T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर C1 तथा जी T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2। क्लियर है यहाँ तक? Yes. ओके, तो देखो इसको हम लोग कहाँ तक माने थे बताओ, इक्वेशन नंबर 4 तक था ना। इसको 5 कर ले तो इसको हम लोग क्या किए, 6। अब आपको देखो जो प्रूफ करना है उसमें T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर लाना है ना। तो देखो यहाँ से आपको T1 मिला है इक्वेशन नंबर 5 से, और इक्वेशन नंबर 6 से क्या है, T2 स्क्वायर है। तो क्यों ना मैं क्या कर दूं यहाँ पे, समीकरण नंबर
5 माइनस 6 करने पर 5 और 6 को माइनस करो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा g, एंड दिस इज t1 स्क्वायर माइनस g t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर c1 माइनस 4 पाई स्क्वायर c2। यहाँ से देखो आपको कॉमन दिख रहा होगा g, तो g को हम लोग कॉमन लिए, एंड दिस इज t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, यहाँ से 4 पाई स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ आपको क्या मिलेगा c1 माइनस c2। और देखो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही प्रूफ करना है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ओके। चलो अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक है। वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब देख लो, अब लिखा हूं तो देखो क्वेश्चन क्या दिए यहाँ पर, ध्यान देना। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया यहाँ पे, एक प्रत्यास्थ डोर है जिसका ऊपर सिरा स्थिर है। सेम हुई कि ये प्रत्यास्थ डोर है कि हम लोग ऊपर के सिरे मतलब ऊपर क्या है पॉइंट को हम लोग लटका दिए ना। आगे क्या दिया है, नीचे के सिरे पर दो पिंड m तथा m डैश, दो पिंड लगा रहे हैं। पहला का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M है, और दूसरे का द्रव्यमान क्या है, m डैश है। बांध दिए जाते हैं और विराम में लटक रहे हैं। और विराम में क्या है बताओ, लटक रहे हैं, विराम की स्थिति में है ना, ठीक है। तब देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ कंडीशन बाद m डैश क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। m डैश क्या हो रहा है, जो m डैश द्रव्यमान का जो पिंड था वो गिर जाता है। दर्शाओ कि t समय पश्चात डोरी के ऊपर के सिरे से m की दूरी इतनी होगी। मतलब आपको बताना है कि यहाँ से जो m जो है ना, m द्रव्यमान का जो कण है उसके लिए जो दूरी होगी कितनी होगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस क्या होगी, कॉस स्क्वायर रूट जी बी, और क्या है यहाँ पर t है, ठीक है। जहाँ क्या दिया देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, a जो है डोरी की प्राकृतिक लंबाई है स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c क्या है, विस्तार है, ठीक है। जब डोरी क्रमशः m तथा m डैश से बंधे है, मतलब क्या है, जब डोरी m से बंधा है तो उस कंडीशन पे विस्तार कितना है, b है। और जब डोरी m डैश से बंधा है तो उस कंडीशन पे विस्तार कितना हो रहा है, यहाँ पर c का हो रहा है। कितने का हो रहा है, c का ना। तो ये तो हम लोग बाद में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक डोरी लिए जिसकी प्राकृतिक लंबाई को a दे दिए, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ तो कहीं ऐसा नहीं है ना, चलो ठीक है। हाँ दिया है, डोरी की प्राकृतिक लंबाई क्या है, स्मॉल a है ना। तो हम लोग क्या किए, डोरी की प्राकृतिक लंबाई को स्मॉल a एज्यूम किए। अब हम लोग क्या किए, बिंदु a पर एक कण हम लोग एक द्रव्यमान यहाँ पे लटकाए हैं, और द्रव्यमान कितने का, m का है। जिससे कण कहाँ, कैपिटल M का ना, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल M दिया है। जिससे कण जो है कहाँ पर आ जाता है, पिंड जो हम लोग का कहाँ पर, मतलब तार में विस्तार कितने का हो जा रहा है, AB का। और कण कहाँ पर पहुंच जा रहा है, बिंदु B पर। और यहाँ पे भार क्या हो जाएगा आपका, mg हो जाएगा ना। और AB का जो विस्तार है A से B, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या है, m द्रव्यमान के कारण विस्तार कितने का हो रहा है, B का हो रहा है ना। देखो क्वेश्चन में दिया है कि B तथा C विस्तार है, जबकि डोर से क्रमशः m तथा m डैश बंधे हैं। मतलब जब m को आप बांध रहे हो तो विस्तार B का हो रहा है, जब m डैश को बांध रहे हो तो विस्तार कितने का हो रहा है, C का हो रहा है। तो अभी हम लोग m को बांधे, जब m को बांधे तो विस्तार कितने का हुआ, B का हुआ, ठीक है। अब B पर हम लोग क्या कर रहे हैं, m डैश को बांध दे रहे हैं। जब बांधेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फिर विस्तार होगा, और कण कहाँ पे पहुंच जा रहा है, C पर, C पर पहुंच जा रहा है। तो मैं क्या मान लिया कि किसी पर्टिकुलर टाइम t पर कण कहाँ पर है, P पर है, जहां से इसका विस्थापन कितने का हो रहा है, x का हो रहा है, ठीक है। तो भार कितना होगा, mg होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है डायग्राम? डायग्राम क्लियर है बताओ, हेलो। अब देखना एक चीज ध्यान देना, मैं यहाँ पे भार m डैश लगाया हूँ, यहाँ पे देखो मैं द्रव्यमान m डैश लगाया हूँ, लेकिन यहाँ पे भार mg क्यों लेके चला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि m डैश जो है क्या हो रहा है, गिर जा रहा है ना। कुछ समय बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है, m डैश गिर जा रहा है, तो लास्ट में क्या बचेगा, m बचेगा। तो भार भी किसके कारण लगेगा, m के कारण ही लगेगा, ठीक है। तो आपको बताना है बिंदु O से जो m द्रव्यमान के कारण जो भार है, m द्रव्यमान जो है उसकी जो दूरी होगी इतनी होगी। मतलब आपको दूरी फाइंड आउट करना है। तो देखो हम लोग क्या किए, सबसे पहले कि माना कि O क्या है, एक स्थिर बिंदु है। मान लो डोरी OA की प्राकृतिक लंबाई क्या है, स्मॉल a है। माना डोरी OA में विस्तार AB इक्वल टू कितने का हो रहा है, विस्तार B का हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माने है ना, ठीक है। अब क्या लिखे, तब डोरी OA में तनाव, तनाव कितने का है स्टार्टिंग कंडीशन पे, T0, तनाव कितने का है यहाँ पर, T0 ना। और तनाव का फॉर्मूला देखो आप लोग हुक के नियम से पढ़े हो, तनाव इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा
विस्तार अपॉन में प्रारंभिक लंबाई दैट मीन्स प्राकृतिक लंबाई, और विस्तार कितने का हुआ, b का हुआ, और प्राकृतिक लंबाई क्या थी, a थी, तो b अपॉन में a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड साम्यावस्था की कंडीशन पे यही जो तनाव T0 होगा किसको बैलेंस करेगा, भार mg को, तो हम लोग क्या लिखे, T0 इज इक्वल टू mg। अब T0 की वैल्यू रखे, और T0 की वैल्यू क्या है, लैम्डा b अपॉन में a है ना, तो लैम्डा b अपॉन में a लिखे इज इक्वल टू mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या किए, जब m द्रव्यमान गिर जाता है ना, सॉरी m डैश है ना, ठीक है, देखो क्या दिया, जब गिर जाता है तब यहाँ पे क्या माना, किसी समय t पर कण की स्थिति क्या है, p है, तो b से p तक की दूरी क्या हम लोग एज्यूम किए, x, तब दूरी में तनाव क्या होगा, हुक नियम से अगेन होगा, t इज इक्वल टू लैम्डा विस्तार। अब कितने का विस्तार हो रहा है, देखो पहले विस्तार कितने का था, a से b का, b था, और यहाँ पे बिंदु p पर पहुंच रहा है तो कितने का विस्तार और हो रहा है, x का, तो यहाँ पे आपका जो टोटल विस्तार कितने का हो गया, b प्लस एक्स अपॉन में क्या होगा, a। यहाँ तक क्लियर है, ये भी हुक नियम से हुआ, क्लियर है पॉइंट। Yes, yes. ठीक है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी ना इक्वेशन एक एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेते हैं ना, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे गति का समीकरण। अतः गति का समीकरण ना, जब यहाँ पे आप गति का समीकरण निकालोगे तो गति का समीकरण क्या होगा, m, कैपिटल M, एंड दिस इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी स्क्वायर एक्स अपॉन में dt स्क्वायर इज इक्वल टू mg माइनस टी, क्योंकि तनाव दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तो जो रिजल्टेंट होगा mg में से t को माइनस करोगे ये हो जाएगा ना। ये कब होता है, जब आपका भार दिया और तनाव दिया हो, तो इस कंडीशन पे जो गति का समीकरण है क्या बनता है, कैपिटल M दैट मीन्स द्रव्यमान इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन में dt स्क्वायर, मतलब यहाँ पे विस्थापन जो हो रहा है उसका आप 2 बार t के समय सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे, इज इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस टी होगा ना। अब देखो यहाँ पे आप t की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, दिस इंप्लाइज कैपिटल M डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस कैपिटल टी, और कैपिटल टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, लैम्डा, एंड दिस इज बी प्लस एक्स अपॉन में ए, कहाँ से रखे मान, समीकरण नंबर 3 से मान रखे हैं ना, ध्यान देना। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सेम जैसे सेपरेट करते थे वैसे सेपरेट कर लेंगे ना, m होगा और यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस, यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा एंड बी अपॉन में माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा, लैम्डा, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स अपॉन में ए, ओके, एक्स अपॉन में ए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल M डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस ना, इसके पहले देखना, ध्यान देना, लैम्डा अपॉन में ए, यहाँ से लैम्डा अपॉन में ए की वैल्यू क्या मिलेगी, mg बाई बी ना, ओके, तो इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, एम जी बाई बी, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, बी है ना, माइनस लैम्डा एक्स अपॉन में ए, कहाँ से मान रखे हम लोग बताओ, समीकरण नंबर, बट हाँ वो बोलो, लैम्डा बी बाई ए का तो डायरेक्ट दिया ना mg। हाँ, एक मिनट रुक गया, अच्छा डायरेक्ट कहाँ पर दिया है, इक्वेशन 2 में। अच्छा लैम्डा बी बाई ये डायरेक्ट एम जी ना, तो हाँ चलो डायरेक्ट फिर रख लेते, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट रख लो ना, क्या होगा बताओ यहाँ पर, एम जी रख लो,
समीकरण नंबर 2 से मान, फिर यहाँ पे मत शो करो, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से, इतना तो समझ जाओगे ना। mg क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से यहाँ पे कैंसल, जब यहाँ पे कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, m, एंड दिस इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लैम्डा एक्स अपॉन में ए हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर हम लोग क्या किए, दिस इज कैपिटल M एंड दिस इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, यहाँ पे क्या है x और a है ना। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ से लैम्डा अपॉन में a, लैम्डा अपॉन में a की वैल्यू क्या मिलेगी, mg/b। हाँ समीकरण नंबर 2 से ही ना, तो यहाँ पे आप रख दो माइनस mg/bx, कहाँ से मान रखे हैं, समीकरण नंबर 2 से लैम्डा अपॉन में a की वैल्यू है mg/b। ओके, नाउ यहाँ से क्या होगा, देखो m क्या होगा, लेफ्ट राइट से कैंसल, तो आपको वैल्यू क्या मिली, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन में बी एक्स, जी अपॉन में बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ओके। नाउ अब देखो मैं यहाँ पे क्या क्या करूंगा, क्योंकि हम लोग को देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, अब मतलब इसको पहले तो डी स्क्वायर एक्स पार्शियल मतलब डिफरेंशिएशन के टर्म में है, तो डिफरेंशिएशन को हटाना है, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा बताओ, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएशन के टर्म में लिख ले रहा हूँ ताकि मेरे को इंटीग्रेशन ईजी पड़ जाए। तो मैं क्या कर दी यहाँ पे 2 dx अपॉन में dt इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या कर दिए यहाँ पे डी टी स्क्वायर, ध्यान देना ना थोड़ा सा, इज इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पे माइनस जी अपॉन में बी पहले से था, जी अपॉन में बी पहले से था, और इसको क्या लिखे 2x डी एक्स अपॉन में डी टी। ध्यान देना यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं किए हैं, क्या किए, दोनों पक्षों में 2 dx अपॉन में dt का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। क्लियर है यहाँ तक, दोनों पक्षों में हम लोग 2 dx अपॉन में dt का मल्टीप्लाई किए ओनली। ओके, ऐसा क्यों किए हैं, तो देखो इसका भी रीजन है, ऐसा करने से इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, d बाई डी टी एंड dx अपॉन में dt का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसा। ओके, माइनस जी अपॉन में b, और इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, d बाई डी टी एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, अब देखो अब इसका इजीली आप समाकलन कर सकते हो ना, तो क्या करोगे, समाकलन करने पर, समाकलन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बताओ, dx अपॉन में dt का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी अपॉन में b, और इसका क्या होगा समाकलन बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट c लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। देखो अब देखो ध्यान देना, जब विस्थापन कितने का हो रहा है, BC का हो रहा है, तब उस कंडीशन पे यहाँ पे वैल्यू क्या है। ठीक है, जब x जो विस्थापन कितने का है, BC का है, तो BC की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान देना, B से C, B से C ना, और B से C तक की जो यहाँ पे वैल्यू है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे क्या है कि विस्तार कितने का हो रहा है, B और C, B का विस्तार हो रहा है जब A से B पर जा रहा है, और जब B से C पर जा रहा है तो इसकी दूरी क्वेश्चन में ऑलरेडी कितने की दी हुई है बताओ, क्या दी हुई है, स्मॉल सी ना, क्या है बताओ, स्मॉल सी का विस्तार हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्मॉल सी। ठीक है, किसकी वैल्यू मिल गई बताओ, x की वैल्यू ना, तो देखो यहाँ पे क्या मिल गया, x इज इक्वल टू सी, मतलब विस्थापन c का हो रहा है, तो देयरफॉर वेग, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, मतलब dx अपॉन में dt, तो dx अपॉन में dt की वैल्यू क्या होगी,
बोलो। 0 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो हम लोग अब किस में जाएंगे बताओ, समीकरण नंबर 4 से। समीकरण नंबर 4 से जाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे, ds अपॉन में dt के जगह में 0 रख दो, इक्वल टू, ठीक है, ds अपॉन में dt के जगह में 0, यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस g अपॉन में b, और s के पोजीशन पे आप क्या रखोगे, c ना, तो दिस इज c स्क्वायर प्लस दिस इज c। यहाँ तक क्लियर है? yes ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर, जल्दी करो ना। okay ओके, तो यहाँ से देखो, अगर आप इसको लेफ्ट में ट्रांसफर करोगे तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, और c की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, बोलो। G by B C इसका हाँ, समझ जाओगे ना नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हुआ है। ठीक है, अब इस c का मान कहाँ पे रख दो, समीकरण नंबर 4 में। समीकरण नंबर 4 में c का मान रखने पर ना, जब यहाँ पे c का मान रखोगे समीकरण नंबर 4 में, तो समीकरण नंबर 4 आपका जो था उसको हम लोग एक बार पहले नोट कर लेते हैं। देखो ये था समीकरण नंबर 4, यहाँ पे c का मान रख दो ना, तो c का जब मान रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, dx अपॉन में dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन में बी एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन में की, सी की वैल्यू क्या है, जी अपॉन में बी, एंड दिस इज क्या हो जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, dx अपॉन में dt का होल स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन में बी कॉमन ले लो, जी अपॉन में बी, जी अपॉन में बी कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस C स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर को मैं पॉजिटिव है पहले लिख ले रहा हूँ, और एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो इसको बाद में। कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, तो ध्यान देना, यहाँ से dx अपॉन में dt की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर कहाँ पर जाएगा, राइट साइड, और क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो dx अपॉन में dt की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों में स्क्वायर रूट लगेगा, मैं दोनों में अलग अलग लगा दे रहा हूँ ना, क्योंकि इनटू में है तो दोनों में तो ऑब्वियसली लगेगा। स्क्वायर रूट क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ओनली नेगेटिव साइन को ले रहे हैं, पॉजिटिव साइन को हम लोग स्किप कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट में g अपॉन में b स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ से, टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, जब यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे टेक कियो, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना कि x वाले को एक साइड कर लो, t वाले को एक साइड। तो देखो x वाला यहाँ पर ही है, क्या बताओ, स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आ लो, तो अपॉन में चला जाएगा, साथ में माइनस को भी इधर ला लो ना, तो क्या मिलेगा आपको बताओ, नेगेटिव 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू, राइट साइड आपको यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन में b, और यहाँ पे क्या होगा dt। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, अब क्या करोगे, यहाँ पे समाकलन कर दो, करने पर ना, समाकलन करोगे तो देखो यहाँ पे इसका समाकलन माइनस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जहाँ सी कांस्टेंट टर्म है, तो इसका समाकलन क्या होता है बताओ,
सर cos इनवर्स x होता है। हाँ, cos इनवर्स x अपॉन में a आती है, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, 1 रहता तो cos इनवर्स x डायरेक्ट हो जाता है। यहाँ पे c स्क्वायर है तो क्या बनेगा, cos इनवर्स x अपॉन में क्या बनेगा, a। दैट मीन्स यहाँ पे c है तो c लिखे। क्लियर है यहाँ तक? स्क्वायर रूट ऑफ राइट साइड क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन में b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t। क्लियर है यहाँ तक? कांस्टेंट को ऐड नहीं किया ना, क्योंकि अब कांस्टेंट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, वैल्यू मिल गई है। तो देन यहाँ पे क्या होगा, x अपॉन में c इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको बताओ, cos इधर जाएगा तो cos स्क्वायर रूट कितना मिलेगा, g अपॉन में b। हाँ, g अपॉन में b, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ओके, तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, c, एंड दिस इज cos स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन में b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। देख लेते कौन सा इक्वेशन है। ओके, इक्वेशन नंबर 5, ये आपको x की वैल्यू मिल गई। मतलब विस्तार कितने का हुआ, जो x जो विस्तार हुआ था उसकी वैल्यू मिल गई ना। अब देखो, अब हम लोग को क्वेश्चन में निकालना है कि जब m द्रव्यमान कण यहाँ पे लटकता है और m डैश गिर जाता है ना, m डैश लटकता है और m डैश क्या है, गिर जाता है, तो आपको बताना था कि स्टार्टिंग बिंदु से, देखो क्वेश्चन दिया है ना कि पश्चात, हाँ, डोर के ऊपर के सिरे से m की दूरी क्या होगी, मतलब बिंदु O से जो m यहाँ पर पहुंचा है ना, इसकी दूरी क्या होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी, ध्यान देना। हम लोग कहाँ पे आए, A से कहाँ पे आए बताओ, पहले O से A तक की दूरी तो हम लोग को पता है, O से A तक की दूरी क्या है, स्मॉल a क्वेश्चन में दिया है। क्लियर है ना? और A से B तक की दूरी, और कैपिटल A से कैपिटल B तक की दूरी भी क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ, स्मॉल b। स्मॉल b। अब हम लोग B से P तक की दूरी निकाली, और B से P तक की दूरी क्या थी, c cos नहीं, स्क्वायर रूट x, ऑफ x c मतलब x था ना, और x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो तीनों वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः सिरे O से P तक की दूरी, P तक की दूरी ना क्या है, OA प्लस OB प्लस BP। OA की वैल्यू A दिया था, BP की वैल्यू क्या, OB की वैल्यू क्या दिया था, सॉरी, OA प्लस AB होगा ना, BP नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर, AB। O से हम लोग A पर गए, A से B पर गए, और B से P पर गए, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया था, स्मॉल b, और इसकी वैल्यू क्या है, x है। x की वैल्यू रख दो तो क्या मिलेगा बताओ, A प्लस B प्लस C, और यहाँ पे क्या होगा, cos स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन में b, और यहाँ पे t, एंड दैट्स प्रूव्ड। कोई डाउट है किसी को? ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो यहाँ से आपका ये वाला चैप्टर भी, इसका प्रत्यास्थ डोरी का भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद एक और चैप्टर है ना, ठीक है, मतलब m द्रव्यमान के कारण जो गति में परिवर्तन होता है उसके लिए हम लोग देखेंगे, और उसको उस चैप्टर को मैं कराता नहीं, बट उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब 2 नहीं, बेसिकली एक क्वेश्चन है, और देखता हूँ अगर और कोई क्वेश्चन होगा तो मैं करा दूंगा। तो इसलिए उस चैप्टर को भी मैं कराऊंगा, और कल इकट्ठा उसको कराऊंगा, और वहां पे अगर और भी कोई होगा तो उसी को कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो कल ही फिर मैं नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, हाँ, और ना अब यूनिट 4 और 5 में ओनली मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही करा रहा हूँ। ठीक है, एक बार देख लेना ना, सब एग्री हो ना, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो मैं जैसे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करा दूंगा, बता देना। ठीक है, ओके, क्लास एंड कर रहा हूँ।